तो टॉपिक चल रहा था अपना क्लाइमेट वाला, जलवायु टॉपिक था जिसमें क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन पे बात थी अपनी जलवायु ऋतु वर्गीकरण। ऋतुओं में अपन समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें लू, आंधी, बबूलिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में जो मुख्य घटना है वो अपनी मानसून है। जहां स्टार्टिंग में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ मानसून पे, किस भाषा का शब्द है, अरबी किस व्यक्ति ने दिया, अल मसूदी। और फिर मानसून का अर्थ क्या होता है, तो मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से और स्थल की ओर आती है, या जो ऋतु में परिवर्तन करती है, चेंज इन सीजन, उसका मीनिंग लिया जाता है मानसून। फिर नेम ऑफ मानसून की बात हुई थी, साउथ वेस्ट मानसून। फिर उसमें डेट की बात हुई थी, तिथियां क्या है। तो नेम ऑफ मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। डेट हमारे राजस्थान के लिए आती है 25 जून, और रोटेटिंग डेट जब लौटना स्टार्ट होता है वो होती है 30 सितंबर। जबकि भारत में जून से पहले लगभग 22 मई के आसपास मानसून आ जाते हैं, जबकि भारत में फाइनली लौटता है 31 अक्टूबर तक। तो इन डेट के बाद में एक लाइन लिखवाई थी कि लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर, कि हमारे यहाँ मानसून की जो प्रवृत्ति होती है वो देरी से आना और समय से पहले लौट जाना। उसके बाद में हेडिंग लिया था अपन ने मानसून की शाखा है। तो मानसून अपना जो साउथ वेस्ट मानसून है वो दो वाटर बॉडी, दो जल इकाइयां हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। उन साइड से आता है और उन जिन जगहों पे वो पहुंचता है उसके अकॉर्डिंग उनके सब ब्रांचेज के नाम होते हैं। तो अपना जो मानसून होता है वो अरब सागर की ओर से मुख्यतः यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मानसून तो वही होता है साउथ वेस्ट मानसून, चाहे अरब सागर से हो चाहे बंगाल की खाड़ी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन यही हो रही है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि नाम क्या होगा। तो नाम तो वही चल रहा होता है साउथ वेस्ट, चाहे इधर से चले चाहे उधर से। लेकिन उसकी जो मेन ब्रांच है वो एक तो अरब सागर से आती है, एक बंगाल की खाड़ी। तो मुख्य शाखाओं को तो नाम दिया गया है ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि बारिश है वो किस एरिया से, या ह्यूमिडिटी कहाँ से आती, या तो अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी। तो उसके अकॉर्डिंग इन ब्रांचेज के नाम। फिर ये कहाँ पहुंचती हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी सब ब्रांचेज के नाम, यानी उप शाखाओं के नाम। तो अरब सागर में 3 उप शाखाएं, एक तो तुरंत यहीं पहुंचती है पश्चिमी घाट, तो ये वेस्टर्न घाट ब्रांच। एक विंध्यन सतपुड़ा के बीच में जाती है छोटा नागपुर, तो ये छोटा नागपुर ब्रांच। एक अरावली के पैरेलल होते हुए हिमाचल जाती है हिमाचल ब्रांच, ये हिमाचल वाली राजस्थान से रिलेवेंट। तो ये मैंने आपको बताई थी कि अरब सागर से कौन सी शाखा राजस्थान आती है, हिमाचल। और इसमें एक पॉइंट लिखा जाता है कि राजस्थान में ये सबसे पहले वर्षा करवाती है, यानी राजस्थान में फर्स्ट जो मानसून लेकर आती है वो ब्रांच कौन सी है, अरेबियन सी या हिमाचल ब्रांच, क्योंकि हिमाचल अरेबियन सी का ही एक पार्ट है। तो अपने यहाँ अरब सागर या हिमाचल ब्रांच से सबसे पहले मानसून आता है, लेकिन फिर उसमें लिखा जाता है कि इससे अधिक वर्षा नहीं होती। कारण अरावली माउंटेन इज पैरेलल टू इट या दिस ब्रांच, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस ब्रांच के क्या है, समानांतर। तो किसी भी माउंटेन्स का मानसून को रोकने के लिए एज ए बैरियर या अवरोध के रूप में होना जरूरी है। पैरेलल होने का मीनिंग है मानसून सीधा आगे चला जाएगा, और बैरियर या अवरोध के रूप में तो कि वो मानसून को रोक सकती। फिर दूसरी, बंगाल की खाड़ी से एक ब्रांच जाती है अपने ईस्टर्न हिमालय की ओर। तो ईस्टर्न हिमालय और राजस्थान का कोई रिलेशन नहीं, अपोजिट नहीं। फिर यहाँ से दार्जिलिंग हिल्स या पहाड़ियों से एक ब्रांच इधर डाइवर्ट होती है, जो शिवालिक माउंटेन के पैरेलल इधर चलती है, उसको कहते हैं शिवालिक ब्रांच। यह वो भारत के उत्तर विशाल मैदान को कवर करती है। इसका इसको नॉर्थ ग्रेट प्लेन ब्रांच या नदन ग्रेट प्लेन ब्रांच, उत्तर विशाल मैदान की शाखा भी कहा जाता है। तो शिवालिक ब्रांच के 2 नाम है। पर्वतमाला के अकॉर्डिंग तो शिवालिक, और जिस ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है वो उत्तर विशाल मैदान, तो उत्तर विशाल मैदान की शाखा या शिवालिक ब्रांच है, वो राजस्थान में बारिश लेके आती है ईस्ट की ओर से। तो इसका मीनिंग है विंड्स की एक डायरेक्शन है जो इधर डाइवर्ट हो रही है। कारण क्योंकि इस समय इंडिया में डेजर्ट और ये जो नॉर्थ प्लेन है, उत्तर मैदान जो है, ये जल्दी गर्म होते हैं, टेम्परेचर हाई होते हैं, और एयर प्रेशर वैल्यू क्या होती है यहाँ, लो होती है, वायु दाब कम होता है। तो इस कारण ये इन क्षेत्रों की वायु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ से एक विंड्स है जो इस साइड में डाइवर्ट हो जाती है, जो अपने राजस्थान के लिए पूर्व से आ रही होती है। तो अपन बंगाल की खाड़ी की हवाओं को अपन कहते हैं पूर्वाई, यानी ईस्टर्लीज।
तो राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को यानी ईस्टर्न मॉनसून विंड्स विच कम्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इज नोन एज ईस्टर्लीज और पूर्वाई। कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पूर्वाई कहा जाता है। अपने गांव में बूढ़े लोग भी कहते हैं जुलाई में कि भाई पूर्वई या पूर्वाई आ गई है, बारिश ठीक होगी। तो कारण यही है, बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी आना और अधिक आना शुरू हो गई है। तो आर्द्रता तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता होती है वो तो लेकर आता है ज्यादा अरब सागर, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि उससे बहुत ज्यादा बारिश हो। फॉर एग्जाम्पल वर्षा के लिए एटमॉस्फेयर में 100% ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। तो अरब सागर हो सकता है 70-80% तक आर्द्रता बढ़ा दी उसने, लेकिन अब भी ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होने में लगभग 20-30% ह्यूमिडिटी कम है। तो वो 30% ह्यूमिडिटी बंगाल की खाड़ी और लेकर आएगा, तब जाके रेनफॉल स्टार्ट होगा। तो इसका मीनिंग वर्षा करवाने में सहयोग, रेनफॉल में कोऑपरेशन में कोऑपरेट कौन करता है? बंगाल की खाड़ी। जबकि राजस्थान के अंदर ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज्यादा कौन लेकर आता है? तो यह सामान्य सी बात है, जो समुद्र हमारे जितना नजदीक होगा वहां से ह्यूमिडिटी ज्यादा आएगी। तो ये 300-400 किलोमीटर पे ही है और वो है लगभग 2000 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग वहां से ह्यूमिडिटी अपने कम आती है। तो कम आती है, लेकिन वो जैसे ही आएगी तो ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में मैक्सिमम बारिश करवाने, अधिक बारिश करवाने में योगदान बंगाल की खाड़ी का, और जबकि राजस्थान के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा लाने का काम अरब सागर। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग है, एक में ह्यूमिडिटी की बात है और एक में रेनफॉल की बात। तो अब इसमें पहले अपन कवर करेंगे, ये ब्रांचेस डिवाइड करवाई हुई है ना आपको, तो इसमें पहले लिखे अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागरीय सागर। राजस्थान के अकॉर्डिंग अपने को एक ही पढ़नी है अरब सागर में, तो ऑब्लिक अरब सागरीय ब्रांच को आप क्या लिख सकते हो? हिमाचल ब्रांच। यानी हम राजस्थान ज्योग्राफी में जब भी बात करते हैं ना कि राजस्थान में अरब सागरीय शाखा, तो इसका मीनिंग इनडायरेक्ट बात हम किसकी कर रहे होते हैं? हिमाचल की। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में अरब सागर ब्रांच बोलने का मीनिंग होता है कि 3 पार्ट, एक वेस्टर्न घाट, एक छोटा नागपुर और एक हिमाचल। लेकिन राजस्थान में बात करने का मीनिंग है, जैसे मैंने 3 डिवाइडेशन लिखवाए थे तो उसमें हिमाचल के नीचे लिखवाया भी था राजस्थान, और बंगाल की खाड़ी में लिखवाया था शिवालिक के नीचे ब्रैकेट में राजस्थान। तो यहाँ अरब सागरीय ब्रांच में एक स्टेटमेंट तो अपने यह आएगा कि मानसून की यह शाखा राजस्थान में वर्षा या मानसून सबसे पहले लाती है, किंतु इससे अधिक वर्षा नहीं होती। मीनिंग है बारिश होना यही स्टार्ट करती है सबसे पहले, लेकिन ये अधिक वर्षा नहीं करवा पाती क्योंकि अरावली इसके समानांतर होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो लिखो मानसून की यह शाखा राजस्थान में वर्षा सबसे पहले लाती है। अरेबियन सी ब्रांच is the branch of monsoon which brings monsoon or rainfall first in Rajasthan. Arabian Sea branch is the branch of monsoon which brings monsoon first in Rajasthan, जो राजस्थान में मानसून सबसे पहले लाती है, किंतु इस शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती। बट दिस ब्रांच डज नॉट मच रेनफॉल किंतु इस शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती। बट दिस ब्रांच डज नॉट मच रेनफॉल किंतु इस शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर है। बिकॉज अरावली माउंटेन
इज पैरेलल टू इट या इज पैरेलल टू दिस ब्रांच, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर है, बिकॉज अरावली माउंटेन इज पैरेलल टू दिस ब्रांच। तो इसमें एक तो आपने लिखा है इससे अधिक वर्षा नहीं होती, तो नहीं को अंडरलाइन कर देना, या अरावली को अंडरलाइन कर देना। तो ये एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि राजस्थान में अरब सागर से अधिक वर्षा नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। वर्षा नहीं होती ये स्टेटमेंट गलत होगा कि राजस्थान में अरब सागरीय वर्षा नहीं करवाती है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि अरब सागर से हमारी वर्षा नहीं हो। लेकिन अधिक वर्षा नहीं होती, डज नॉट मच रेनफॉल, और एक डज नॉट रेनफॉल कि वर्षा नहीं होती, तो वो स्टेटमेंट गलत है, वर्षा तो होती है। फिर एक कारण, एक स्टेटमेंट दूसरा आएगा कि राजस्थान में अरब सागर से वर्षा कम क्यों होती है, कारण बताओ। तो कॉज रहेगा कि राजस्थान की पर्वतमाला मीनिंग अरावली, अरावली मानसून ब्रांच के पैरेलल होती, अगर एज ए बैरियर होती तो ये ह्यूमिडिटी को रोक पाती। अब इसी में अरब सागर में एक पॉइंट और, अरब सागरीय शाखा राजस्थान में आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है। अरेबियन सी ब्रांच इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी इन राजस्थान। अरब सागरीय शाखा राजस्थान में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का मुख्य स्रोत है, आर्द्रता का मुख्य स्रोत। तो अरेबियन सी ब्रांच इज मेन सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी इन राजस्थान। तो इसका मीनिंग राजस्थान में जो मुख्य आर्द्रता जो आ रही है वो किससे आ रही है, अरब सागर से। लेकिन वो आर्द्रता अधिक हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो विंड्स फ्लो के साथ धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होती रहती है, हिमाचल। तो इसका मीनिंग वो आर्द्रता हो सकता है 60-70% तो हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी यानी 100% ह्यूमिडिटी होने के लिए उसमें थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी और ऐड होनी चाहिए, और वो ऐड करती है अपने बंगाल की खाड़ी। तो इसका मीनिंग अधिक वर्षा में सहयोग किसका है, बंगाल की खाड़ी। जबकि राजस्थान में सबसे पहले मानसून लाने में सहयोग अरब सागर, पहले मानसून वहां से आएगा अरब सागर से, और ह्यूमिडिटी ज्यादा वहां से आएगी, और फिर राजस्थान में ज्यादा बारिश करवाने में योगदान देता है बंगाल की खाड़ी। तो दूसरी ब्रांच हेडिंग में लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसको जैसा भी आपने बी में या सेकंड पॉइंट में जो भी लिखा है वो हेडिंग लिखिएगा। बंगाल की खाड़ी की शाखा को क्या लिख सकते हो आप, शिवालिक ब्रांच, शिवालिक शाखा या उत्तर विशाल मैदान शाखा। नॉर्थ ग्रेट प्लेन ब्रांच, उत्तर विशाल मैदान शाखा या शिवालिक ब्रांच। तो इसका एक तो योगदान मानसून की इस शाखा से या मानसून की यह शाखा राजस्थान में अधिक वर्षा लाती है या अधिक वर्षा करवाने में सहयोग करती है। मीनिंग दोनों लाइन का एक ही है। मानसून की यह शाखा राजस्थान में अधिक वर्षा लाती है, तो बारिश इससे अधिक होती है, जबकि पहले कौन पहुंचती है, अरब सागर। बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज द ब्रांच ऑफ मानसून विच ब्रिंग्स मच रेनफॉल इन राजस्थान। बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून की वह शाखा जो राजस्थान में अधिक वर्षा लाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच या शिवालिक ब्रांच इज द ब्रांच ऑफ मानसून विच ब्रिंग्स मच रेनफॉल इन राजस्थान, जो राजस्थान में अधिक वर्षा लाती है, या मैक्सिमम कॉपरेट इन रेनफॉल इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान की वर्षा में अधिक योगदान करती है। फिर ये जो वर्षा लेकर आती है वो एक विंड फ्लो बनता है अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी से,
ईस्ट की ओर से और राजस्थान की ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वाई। विंड्स में जनरली नाम दिया जाता है उसके इनिशियल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जहां से हवा आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग जाने वाली दिशा को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब जैसे पूर्व से आ रही है विंड्स, जो जा की साइड में रही है, पश्चिम की तरफ, तो उसको पछवा नहीं बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे पूर्वाई पवने या ईस्टर्लीज। तो बंगाल की खाड़ी में इंपॉर्टेंस मुख्यतः इन विंड्स या हवाओं का भी होता है, पूर्वाई का। तो इसी में एक नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगला पॉइंट, पूर्वाई। तो ये जो ईस्टर्लीज वाला शब्द है, ये पूछने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। ये जो लोकल शब्द है पूर्वाई, ये यूज करते हैं इंग्लिश में भी। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले लिखना दोनों ही, पूर्वाई भी लिखना और ईस्टर्लीज भी लिखना। तो पूर्वाई का मीनिंग क्या है? पूर्व की ओर से, कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। तो रेफरेंस देना है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को पूर्वाई कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को ईस्टर्न मॉनसून विंड्स, ईस्टर्न मॉनसून विंड्स which comes from Bay of Bengal, which comes from Bay of Bengal, eastern monsoon winds which comes from Bay of Bengal are known as पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को, पूर्वी मानसूनी हवाओं को पूर्वाई कहा जाता है। तो ईस्टर्न मॉनसून विंड्स which comes from Bay of Bengal are called या are known as पूर्वाई। मीनिंग है कि बंगाल की खाड़ी राजस्थान के सेंस में ईस्ट में है, तो ये पूर्व की ओर से हवाएं आती। तो इसमें जो आपने लिखा ना बंगाल की खाड़ी, उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि बंगाल की खाड़ी की हवाओं को राजस्थान की ओर क्या बोला जाता है, मानसूनी विंड्स को पूर्वाई कहा जाता है। इसी में ही नेक्स्ट लाइन में, इसी में पूर्वाई के अंदर ही लिखना है, इनके द्वारा यानी पूर्वाई के द्वारा अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है। पूर्वाई के द्वारा अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है। तो पूर्वाई ब्रिंग्स मच रेनफॉल टू द ईस्ट पार्ट ऑफ अरावली। पूर्वाई ब्रिंग्स मच रेनफॉल टू द ईस्ट पार्ट ऑफ अरावली। पूर्वाई के द्वारा अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा लाती है। तो राजस्थान के अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा क्यों लाती है? कारण यह होता है कि एक तो इसका जो फेस है ईस्टर्न पार्ट, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ ही होता है, और एक नेचुरल ह्यूमिडिटी यहाँ ज्यादा होती है अपने, क्योंकि ये वाला एरिया जहाँ अरावली एज ए बैरियर काम करती है, तो ये उस ह्यूमिडिटी को रोकेगी। और राजस्थान के इस वाले भाग में ऑलरेडी हमारे वेजिटेशन प्लांट अधिक हैं, सरफेस वाटर ज्यादा है, जैसे चंबल नदी है, बनास नदी है, माही नदी है, बड़ी नदियां अरावली के पूर्व में ही है ज्यादा। तो बड़ी नदी अगर पूर्व में है तो सामान्य सी बात है कि इसमें एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। पश्चिमी राजस्थान में जनरली वर्षा कम है, डेजर्ट एरिया में वर्षा कम होती है। कारण क्या है? तो एक तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी कम है, वायुमंडलीय आर्द्रता वहाँ के कम है, यानी नेचुरल ह्यूमिडिटी जो होती है वो वहाँ के सरफेस वाटर के कारण, यानी नदियों के अकॉर्डिंग, वहाँ के प्लांट या वेजिटेशन जिनके कारण ह्यूमिडिटी होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में दोनों ही कम है, नदियाँ कम है, तो सामान्य सी बात है वेजिटेशन भी क्या होगा, कम होगा। और नदियाँ और वेजिटेशन कम है, इसका मीनिंग वहाँ नेचुरल ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, तो उसके एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ऑलरेडी पहले से ही कम है। दूसरा कारण, समुद्र से दूरी अधिक, डिस्टेंस फ्रॉम सी पार्ट। तो ये तो पूर्वी राजस्थान के लिए भी वैसा ही है। तीसरा, जो नेचुरल बैरियर्स हैं, वेजिटेशनल या माउंटेन्स बैरियर, उनका अभाव है कि पश्चिमी राजस्थान में ना तो वनस्पति है ना ही पर्वत है। तो जो मानसून आता भी है, ह्यूमिडिटी आती है, वो धीरे धीरे आगे शिफ्ट हो जाती है हिमाचल, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो लैंड बैरियर्स है, उनका अभाव, तो लैंड बैरियर्स का नहीं होना, अनप्रेजेंस ऑफ लैंड बैरियर्स।
धरातलीय अवरोधों की कमी। अब पूर्वी राजस्थान में देखो आप, एक तो ह्यूमिडिटी इधर से पहुंची है और एक इस साइड से, दो तरफ की ह्यूमिडिटी पहुंचती है। तो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में यहाँ ज्यादा है, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में वायुमंडलीय आर्द्रता ज्यादा है। आर्द्रता के साथ में इस साइड में मुख्यतः लैंड बैरियर्स के रूप में अरावली आ रही है। अरावली उस ह्यूमिडिटी को रोक पा रही है। समुद्र से दूरी वाला पॉइंट तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ये डिस्टेंस हमारी सामान्यतः समुद्र से ज्यादा है। तो इस खंड राजस्थान में जो एवरेज रेनफॉल होते हैं वो सामान्यतः कम ही रहते हैं। जैसे मैंने, हालांकि इस एवरेज वाले पे अपनी बात हुई नहीं, आगे करेंगे अपन। राजस्थान में एक औसत वर्षा होती है 57.5 सेंटीमीटर, जबकि अपने भारत में औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। तो राजस्थान की जलवायु को जनरली हम बोलते हैं एरी टाइप क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। भारतीय जलवायु को कहा जाता है मानसूनी क्लाइमेट, क्योंकि मानसूनी क्लाइमेट जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां के लिए शब्द यूज किया जाता है। जबकि राजस्थान के क्लाइमेट के लिए अपने शब्द लिखे थे एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण, और वर्षा के लिए लिखा था एरिड, एरिड या ड्राई टाइप क्लाइमेट। तो राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण और शुष्क तुल्य जलवायु। तो शुष्क यानी कम वर्षा के कारण, सामान्यतः डेजर्ट कंडीशन अपने यहाँ ज्यादा है। तो मुख्यतः किसी भी एरिया में वर्षा का अधिक और कम होने के पीछे जनरली फैक्टर यही काम कर रहे होते हैं। एक तो लैंड बैरियर्स हो सकता है, वर्षा नहीं होने का कारण वहां धरातलीय अवरोध नहीं होगा, कोई ह्यूमिडिटी को रोक ही नहीं पाता होगा। एक वहां की नेचुरल एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी कम होगी। जैसे समुद्र के तटों पे ज्यादा बारिश क्यों होती, क्योंकि उन एरियाज में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो नेचुरल ह्यूमिडिटी वहां उस एरिया में ज्यादा है। तो उसके साथ थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी जैसे ही एड ऑन होगी उसके साथ बारिश स्टार्ट हो जाती है। अपने यहाँ आने वाली आर्द्रता पर्याप्त हो ही नहीं सकती। इसका मीनिंग आपके एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी पहले से थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर आर्द्रता नहीं है आपके वायुमंडल में तो इसका मीनिंग आने वाली जो ह्यूमिडिटी है वो अकेली बारिश करवा दे मुश्किल है। जैसे आंधियों से ह्यूमिडिटी आती है तो बारिश 2 4 5 10 मिनट तो करवा सकती है, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन 15 दिन कंटिन्यूस बारिश, यानी जो अपना मानसूनी सीजन में वर्षा का होना, तो उसका मीनिंग ये है कि अपने समुद्र की ओर से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा आती है और उस समय बंगाल की खाड़ी की ह्यूमिडिटी और ऐड होना स्टार्ट होती है जुलाई से। तो इस कारण जुलाई में हमारी वर्षा बहुत ज्यादा होती है। कारण क्योंकि उस समय दोनों तरफ से मानसून पहुंच चुका होता है, अरेबियन सी ब्रांच से और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। तो अधिक वर्षा तब आना स्टार्ट होंगे जब बंगाल की खाड़ी की ब्रांच पहुंच जाती, और उसी एरिया को अरावली के पूर्व वाले को ही हमने नाम दिया था आदर और अति आदर। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करवाया था मैंने। जलवायु वर्गीकरण में अपने 5 शब्द यूज किए थे, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो अरावली के पूर्व में हम यूज कर रहे थे ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड, कारण यही है पूर्वाई। पूर्वाई के कारण अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होती है तो इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि हमने उस क्लाइमेट को नाम दिया है ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड। आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु अरावली के पूर्व में है। जबकि पश्चिम में जब ये ब्रांच पहुंचती है तो या तो एक तरीका यह है कि ये पंजाब हरियाणा होते हुए जाएगी, तब तक जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें ह्यूमिडिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी। तो पहले तो ह्यूमिडिटी इसमें क्या होती है ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमिडिटी क्या होगी कम। तो पश्चिम तक ये शुष्क हवाएं पहुंच पाती है राजस्थान के। तो इसका मीनिंग ये भी अपनी ह्यूमिडिटी को राजस्थान के पश्चिम तक जाते जाते खो देती है। अरब सागर वाली जो ह्यूमिडिटी आती है वो ज्यादातर आगे शिफ्ट हो चुकी है, तो ये भी ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं बढ़ा पाती इधर वाली जो विंड्स आती है। और एक धरातल है पश्चिमी राजस्थान में इतना ज्यादा गर्म होता है कि लैंड के गर्म होने के कारण वहां की जो एयर जो है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और हवाएं जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगी तो और ज्यादा गर्म होंगी या ठंडी होंगी, ठंडी होंगी। तो जैसे जैसे हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है तो इसका मीनिंग नीचे तो एयर प्रेशर कम है, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अपने एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है पश्चिमी राजस्थान में। तो अपने वायुमंडल में ऊपर एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उस ओर हवाएं आ ही नहीं पाती हैं एटमॉस्फेयर में, यानी जो विंड फ्लो होता है ना मानसून वाला वो नहीं आ पाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है जो हवाओं को पीछे धकेलती है। तो ये साइंटिफिक रीजन ये भी होता है कि पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मानसूनी हवाओं का प्रवेश क्यों नहीं हो पाता। तो वहां के एटमॉस्फेयर में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती। भाई नीचे का धरातल तो है मानसून को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि नीचे तो क्या है टेम्परेचर हाई और लो एयर प्रेशर। नीचे तो धरातल पे कंडीशन ये चल रही है कि तापमान ज्यादा हो चुका है और वायु का दाब क्या हो चुका है कम, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है। लेकिन जो हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है वो धीरे धीरे ऊपर जाने पर ठंडी हो रही है। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर का वायुदाब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वायुमंडल में ऊपर है वो विंड अट्रैक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, वहां से तो विंड्स बाहर की ओर चल रही होती।
तो सेंटर पॉइंट से हवाओं का बाहर चलना एंटी साइक्लोन होता है। जैसा कि मैंने बबूलिया में बताया था कि हवाएं बाहर से जब सेंटर की ओर आती हैं तो साइक्लोन होते हैं, और सेंटर से बाहर की ओर होती हैं तो एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है वो ग्रो हो जाती हैं जो अपर एटमोस्फेयर है, वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है उसमें प्रति चक्रवाती दशाएं। तो ये एक साइंटिफिक रीजन जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे लिखेंगे किताबों में, ये भी लिखे हुए नहीं है, यानी रिसर्च के द्वारा बताए हुए हैं कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के पीछे एक एंटी साइक्लोनिक जो एयर कंडीशंस होती हैं अपर एटमोस्फेयर में, ऊपरी वायुमंडल में प्रति चक्रवातीय दशाएं हैं वो ग्रो करती रहती हैं, वो बढ़ती रहती हैं। इस कारण अपने राजस्थान में पश्चिमी भाग है वो मानसून को, सरफेस भाग है वो तो अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन अपर एटमोस्फेयर जो होता है वो मानसून को वापस पीछे धकेल रहा होता है। तो इसका मीनिंग पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने के कारण पूछे जाए तो क्या बताओगे? एक तो लेस ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फेयर, वहां के वायुमंडल की आर्द्रता कम। एक सामान्य सा कारण समुद्र से दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस फ्रॉम सी पार्ट। उसके अलावा एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इन अपर एटमोस्फेयर, उच्च वायुमंडल में प्रति चक्रवातीय दशाओं का, और एक लैंड बैरियर से उनकी प्रेजेंस नहीं होना, धरातलीय अवरोध की कमी होना। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन और वेजिटेशनल एरिया, तो ये धरातल पे अवरोध यही होते हैं, या तो वनस्पति क्षेत्र या कोई पर्वतमाला। और जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा उसके पीछे कारण यही है, कारण यह है कि वहां टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर लो, एक तो कारण। एक वहां की एटमोस्फेयर ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा, और एक समुद्र से निकटता अधिक, एक लैंड बैरियर्स वहां क्या है, ज्यादा। तो इसका मीनिंग जहां पे भी मैक्सिमम वर्षा होती है जैसे केरल में, मेघालय वगैरह में, तो उनमें पीछे कारण जो अभी 3-4 महीने बताए, इन्हीं में से कोई कारण मिलेगा, और इनकी प्रेजेंस अगर नहीं है तो इसका मीनिंग वही आपको नेगेटिव में मिलेंगे फिर। तो इसका मीनिंग वर्षा अधिक या कम होने के पीछे कोई भी एक कारण नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम में अधिक वर्षा होती है क्योंकि ये विंड्स के डायरेक्शन में है। क्या कहा जाता है, विंडवर्ड साइड, पवन की सम्मुख दिशा, पवन के सामने वाली दिशा है। ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाए जाएंगे आपको कि विंडवर्ड साइड में यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में हाई रेनफॉल होता है, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में लो रेनफॉल होता है, कम वर्षा होती है, स्कंटी रेनफॉल, अल्प वर्षा होती है। इसको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, रेनफॉल शेडो जोन कहा जाता है इसको। यानी वृष्टि का मीनिंग होता है वर्षा का होना, छाया का मीनिंग है नहीं होना या कम होना। तो ये रेनफॉल शेडो जोन है, यहाँ वर्षा क्यों नहीं हो रही, तो यहाँ जो विंड्स थी पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ज्यादातर बारिश करवा चुकी, अब जो विंड्स यहाँ हाइट ले चुके हैं माउंटेन से, वो फिर आगे चली जाएंगी, वो जस्ट नीचे की ओर आगे बारिश नहीं करवाती। तो इसका मीनिंग है ये समुद्र से तो नजदीक ही है ना, अपने से तो नजदीक ही है, लेकिन अपने राजस्थान में हाड़ौती वगैरह में इस साइड में जो बारिश होती है उतनी वर्षा भी नहीं होती है। तो इसका मीनिंग समुद्र के नजदीक रह के भी सूखा रह गया। तो इसका मीनिंग यहाँ लैंड बैरियर अपोजिट काम कर रहा है। ये लैंड बैरियर्स यानी जो माउंटेन्स है उसमें विंड वॉर्ड साइड जो होती है, यानी समुद्र की ओर से जो भी हवा आती है उसको कहा जाता है पवन सम्मुख, विंड वॉर्ड साइड। तो विंड वॉर्ड साइड में अधिक बारिश होती है, जबकि जो अपोजिट साइड होती है उसको कहा जाता है पवन विमुख दिशा, लिवर्ड साइड। पवन के सामने वाला भाग है सम्मुख और अपोजिट वाला विमुख, तो ये पवन विमुख दिशा पर है। इस कारण यहाँ वर्षा, उसमें कारण यही होता है। इंडियन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा का होना और उसके वेस्टर्न घाट के ईस्ट में कम वर्षा होने का कारण क्या है, तो आंसर ये होते हैं पवन सम्मुख और विमुख भाग। यानी मानसूनी जो विंड्स आती हैं ये उनके सामने का हिस्सा है और ये उसके अपोजिट का भाग है, इस कारण इस साइड में अधिक वर्षा होगी और इस साइड में कम, क्योंकि विंड वॉर्ड साइड होता है वो अधिक वर्षा लेकर आता है, जबकि अपोजिट जहां पवन नहीं पहुंच पाती है, बहुत ज्यादा हाइट ले लेती है, तो वहां ह्यूमिडिटी नीचे नहीं जा पाती, फिर वो सीधी आगे निकल जाएगी। फिर तो अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होने का मीनिंग समझ में आ गया, मैदान में और हाड़ौती में अधिक वर्षा का होना। तो ये जो आपने हेडिंग डाली थी ना, ब्रांचेज ऑफ मानसून, मानसून की शाखाएं, ये अपने आप में एक 50 वर्ड का आंसर हो गया। 2 या 3 लाइनें आपके, दो पॉइंट आपके अरब सागर में लिखे हैं, 2 अपने बंगाल की खाड़ी में।
तो लगभग ये 3-4 पॉइंट हैं जिसमें लगभग 7-8 लाइनें आपके कवर हो जाएंगी। तो एज इट इज आंसर में लिखना है। एग्जाम में जब लिखो तो सारी ब्रांचेज के बारे में नहीं लिखना। हेडिंग में चाहे आप दो ही डिवाइड कर देना, एक तो अरेबियन सी ब्रांच जिसको ओब्लिक करके नाम दे देना हिमाचल, राजस्थान के अकॉर्डिंग पूछा है तो। फिर दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल ओब्लिक करके नाम देना शिवालिक ब्रांच, सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखना है। और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाए तो जैसा डिस्क्रिप्शन आपको लिखा है कि अरब सागर में 3, फिर उन तीनों की डिटेल लिखनी होगी, वो अपने को इंडियन ज्योग्राफी में लिखवाएंगे। तो इसका मीनिंग वो कंप्लीट अगर ब्रांचेस पे पूछा गया है तो वो आंसर आपको इंडियन ज्योग्राफी में लिखना है। तो इंडिया वाला पढ़ोगे उसमें सभी ब्रांच की डिटेल आएंगे। ये डिस्क्राइब द डिफरेंस types of forest found geographical in Rajasthan due to differences in surface type, climate and soil। तो ये आपको करवाया ही नहीं अभी तक, लिखवाया है क्या क्वेश्चन? पेपर था क्या आज आप लोगों को? देखो ज्योग्राफी में जो नहीं हुआ ना अभी तक, जो जो आपका पार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन आपको पहले दे दिया गया है, उस पर मत लिखा करो भाई। जिसके बारे में अभी तक आपको पढ़ा ही नहीं गया उसके बारे में क्या लिखोगे? फालतू में 2-3 घंटे नेट पे खराब करोगे और उस पर भी प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। या आप वही सर्च करते हो, मुझे पता है, मुझे नहीं आता, मैं भी वही करता हूँ। सर हमारे लिए राजस्थान ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अभी आपके जीवन में जो जो चल रहा है ना, तो कि अब प्लीज बीच में मत छोड़ के जाना, पूरी करवा के ही जाना। फिर नीचे नोट में ये डाले सर, नोट पशु प्रीचर एग्जाम में आएगा, आएगी। तो ये पशु प्रीचर वाला कब है? अप्रैल में? हाँ आराम से हो जाएगा तब तक। देखो अभी आप में से एक ने पूछा है, क्वेश्चन है सर, राजस्थान की जो मानसूनी ब्रांच है उसमें अराकान योमा जो माउंटेन है, अराकान योमा हिमालय का ही एक पार्ट है। हिमालय जैसे इस साइड में यहां तक, उसके बाद में जो पूर्वी ईस्टर्न हिमालय जो इस साइड वाला जो होता है, इसको कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। इस हिमालय का म्यांमार की ओर आगे इस साइड में जो एक्सटेंशन या विस्तार है वह है अराकान योमा के रूप में। अराकान योमा माउंटेन, ये हिमालय का ही आगे का विस्तार है म्यांमार की ओर, कि उस पर्वतमाला का और बंगाल की खाड़ी की शाखा से और अराकान योमा का क्या योगदान है, योगदान या क्या रिलेशन है, इसके साथ संबंध क्या है? किसने पूछा? अच्छा क्वेश्चन है। किसका है क्वेश्चन? अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ रखी है। स्प्रिंग बोर्ड की क्लासेस देख रखी हैं, नोट्स पढ़े हुए हैं? क्या चीज? F2 बैच? अच्छा हाँ, बागेश्वर धाम है।
क्योंकि ये जनरली ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में नहीं आता, ये उसी के माइंड में आता है जो पहले पढ़ चुका होता है, एंड जिसके माइंड में पहले से उसी के ही आएगा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अराकान योमा की ओर जैसे मानसून इस साइड में बढ़ता है तो ये एज ए बैरियर के रूप में होती है। तो इसका मीनिंग है कि यहां से भी टकरा के विंड्स है वो पश्चिम की ओर डाइवर्ट होती है, और एक यहाँ पे अपने जो मुख्यतः इनका जो इस साइड तक जो रहती है, इनको तो अपन ईस्टर्न हिमालय ही मानते हैं ब्रांचेज को, लेकिन यहाँ दार्जिलिंग से लेके और फिर पश्चिम की ओर जो विंड्स बढ़ती है इसको नाम देते हैं अपन शिवालिक ब्रांच या उत्तर विशाल मैदान। और लेकिन ये यहाँ से विंड फ्लो इस साइड में आता क्यों है? कारण ये है अराकान योमा के बैरियर्स के कारण और सामने ईस्टर्न हिमालय पूर्वी हिमालय के अवरोध के कारण जो विंड्स हैं वो मुख्यतः इस वाले भाग में बहुत ज्यादा हो जाती है। विंड फ्लो इस साइड में होगा तो सामान्य सी बात है यहाँ वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होने का मीनिंग धीरे धीरे टेम्परेचर कम और एयर प्रेशर यहाँ क्या होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, जैसे एक पश्चिम की ओर विंड फ्लो बनता है। क्योंकि इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होते हैं नदर्न प्लेन में और डेजर्ट एरिया में। सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने का मीनिंग है यहाँ एयर प्रेशर वैल्यू क्या है, लो, वायुदाब कम होते हैं इस साइड में, तो विंड्स का एक अट्रैक्शन इस साइड में हो जाता है इस लैंड की तरफ। इस कारण मानसून की एक ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच इस साइड में डाइवर्ट होती है। मानसून तो वही चल रहा होता है, मानसून को नाम चेंज नहीं मानेंगे, मानसून तो साउथ वेस्ट मानसून ही बोला जाएगा, सिर्फ उसमें एक हवा की दिशा है वो चेंज हो जाती है, जिस हवा को हम पूर्वाई बोलते हैं। तो अभी जो पूर्वाई लिखा ना वो आपने एक विंड्स का नाम लिखा है, मानसून को नाम नहीं दिया है। कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को यानी मानसून विंड्स विच कम्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल आर नोन एज पूर्वाई और ईस्टर्लीज, जिनसे राजस्थान में अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है या अरावली के पूर्व में ये हवाएं अधिक वर्षा लाती है। अब जो वर्षा हमारे यहाँ होती है उस वर्षा का राजस्थान के एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ अधिक प्रभाव होता है, तो मानसून ब्रांचेज के बाद में मानसून में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मानसून का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मानसून। नेक्स्ट है मानसून का प्रभाव। मानसून का प्रभाव दो तरीके से देखते हैं, एक तो हम देखते हैं ज्यादा प्रभाव मैक्सिमम, किसी एरिया में वर्षा अगर कम हो रही है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, न्यूनतम। तो मानसून का प्रभाव सर्वाधिक राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट के तौर पे देखा जाए या एज ए प्लेस के तौर पे देखा जाए, स्थान या जिले के तौर पे देखा जाए, तो जिला तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला माना जाता है झालावाड़। पहले बोलते थे अपन चेरापूंजी ऑफ राजस्थान। ये अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर बांसवाड़ा, क्योंकि अब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी चेरापूंजी नहीं रहा, नए रिकॉर्ड में मौसिन नाम मेघालय का ही पार्ट। तो मीनिंग है कि इसमें झालावाड़ वाला जो पार्ट है वो अधिक वर्षा, ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर बांसवाड़ा। हो सकता है कि कोई साल वर्षा प्रतापगढ़ में ज्यादा हो जाए, किसी साल उदयपुर में ज्यादा हो जाए, तो मीनिंग है स्थान चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक एवरेज जिस जिले का मैक्सिमम है वो अगर 8-10 साल का आप एक एवरेज निकालोगे तो वो जिला ही आपके ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल झालावाड़ में वर्षा 115 सेंटीमीटर, बांसवाड़ा में होगी 125। नेक्स्ट ईयर झालावाड़ में वर्षा 110 सेंटीमीटर, प्रतापगढ़ में होगी 130 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ईयर झालावाड़ में 120 सेंटीमीटर और फिर उदयपुर में वर्षा हो गई 125 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग हर साल के रिकॉर्ड अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन उदयपुर के, बांसवाड़ा के, प्रतापगढ़ के, इनके एवरेज अगर आप देखोगे तो इनमें कभी 90 सेंटीमीटर है, कभी 120, कभी 70 सेंटीमीटर है, कभी 110, लेकिन झालावाड़ लगभग 110 के ऊपर ही रहता है हर बार। तो भले ही ये टॉप में नहीं आए, लेकिन इसका 10 ईयर का अगर एवरेज निकाल के देखोगे तो टॉप में झालावाड़ ही रहेगा। तो इसका मीनिंग एक एवरेज के तौर पे झालावाड़ की वर्षा काफी अधिक होती है। तो इस कारण जनरली जैसे मैं ग्रीष्म ऋतु में मैंने बताया था
कि चूरू सबसे गर्म जिला है, तो जरूरी थोड़ी ना चूरू हर साल ही सबसे गर्म हो सकता है किसी साल जोधपुर गर्म हो सकता है किसी साल अलवर गर्म हो। लेकिन अगर पिछले 20-30 सालों का एक एवरेज निकाल के देखोगे तो चूरू के टेम्परेचर एवरेज सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, यानी एक एवरेज के तौर पे उसके टेम्परेचर हाईएस्ट होते हैं। तो ऐसा ही एवरेज अगर आप वर्षा को लेके देखोगे तो एवरेज में झालावाड़ आपको सबसे ऊपर मिलेगा। इस कारण राजस्थान में जनरली अधिक वर्षा वाला जिला किसको माना जाता है? झालावाड़। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इंद्र महाराज हैं वो झालावाड़ के लिए 115 सेंटीमीटर लाते हैं और कोई लीटर थोड़ी ना, दूध थोड़ी ना जो नाप नाप के ऊपर से गिरा रहे हैं झालावाड़ आ गया। तो हर साल झालावाड़ अपने अधिक वर्षा लिख रहा होता है। इसका मीनिंग है कि सिर्फ एक एवरेज के तौर पे बताया जाता है, बाकी ईयर बाय ईयर थोड़े डायनेमिक होते हैं डेटा। जैसे आप जून सितंबर के बाद मेट्योरोलॉजी डिपार्टमेंट की एक लिस्ट आती है जिलों की, अपने न्यूज़पेपर में भी जारी होती है कि राजस्थान में इस बार मानसून ऋतु में इन जिलों में इतनी वर्षा हुई। तो उसमें आप देखते हो कि अपने यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा इस बार प्रतापगढ़, फिर याद आता है भूगोल वाला झालावाड़ लिखा के चला गया। तो इसका मीनिंग है वो एक एवरेज के तौर पे लिखवाया जाता है। ईयर बाय ईयर आपके, इसका मीनिंग इंडिविजुअल ईयर का नाम देगा एग्जामिनर। अगर वो पूछेगा कि इस बार 2023 में अधिक वर्षा कहाँ हुई, तो आपने प्रतापगढ़ पढ़ा है तो प्रतापगढ़ सही है, आपने उदयपुर पढ़ा है तो उदयपुर में ठीक है। और कुछ मौसमी कारणों से हो सकता है कहीं कोई क्लाउड ब्रस्टिंग हो गया हो, बादल फट गए हो, ज्यादा बारिश, जैसे 2006 में बाड़मेर में बाढ़ आ गई थी। तो लेकिन बाड़मेर अत्यधिक वर्षा वाला जिला थोड़ी ना है। तो हो सकता है कि कुदरत ने एक साल उसको ऐसा बना दिया हो कि 2006 में बाड़मेर सबसे अधिक बारिश वाला जिला, तो हो सकता है टिक उस साल के लिए बाड़मेर पे लग सकता है। लेकिन वास्तव में क्या बाड़मेर अधिक वर्षा वाला जिला थोड़ी ना है। तो इसका मीनिंग ये ईयर बाय ईयर चेंज होते हैं, लेकिन एक एवरेज के तौर पे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ माना जाता है? और ये ऑप्शन ना हो तो बांसवाड़ा। तो आजकल कुछ एक साल के जो डेटा हैं उनको एनालिसिस करके कुछ गाइड वालों ने, तो पिछले 2-3 साल में ऐसे डेटा रहे हैं कि बांसवाड़ा की औसत वर्षा कंटिन्यूस थोड़ी ज्यादा आ रही है, एवरेज आजकल बांसवाड़ा का थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो कुछ गाइड वालों ने लिखना स्टार्ट कर दिया कि राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा। तो चेरापूंजी तो वही रहेगा झालावाड़, राजस्थान का नया चेरापूंजी कह सकते हो आप बांसवाड़ा, क्योंकि जिसके पुराने जो टैग लगे हुए रहते हैं ना, टैग उसी के पास ही रहता है चाहे कितना ही चेंज हो गया। जैसे भारत में मसालों का घर, हाउस ऑफ स्पाइसेज कहा जाता है केरल को, उत्पादन करता है गुजरात। पिछले 5-7 साल से रिकॉर्ड में केरल नंबर 1 पे आ ही नहीं रहा। तो क्या केरल का ये दर्जा समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा, केरल कभी भी आगे आ जाएगा आने वाले टाइम में। यानी वहां फेवरेबल कंडीशन मसालों के लिए ज्यादा है, बहुत होंगे लेकिन है। खजूर होंगे कि सऊदी अरब बना देंगे हम एक दिन, बन गया है। सिरोही की ओर अपने जम्मू कश्मीर की तरफ जैसे अंजीर वगैरह ये होती हैं, वो अपने सिरोही बन रहे हैं। हिमालय जैसे जीरा तो अपने डेजर्ट में ही होता है भाई, जीरा तो ऑलरेडी डेजर्ट का ही है, जोधपुर पाली जालोर इधर ही होता है ज्यादा। मतलब कुछ ही के कह रहे हैं अपने वाला भी सारा दे दो एक है। मिनिमम रेनफॉल एज ए डिस्ट्रिक्ट या जिले के तौर पे देखा जाए कि कम वर्षा वाला जिला कौन सा है और कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल में डिस्ट्रिक्ट तो आगे स्थान के तौर पे अपने लिया जाता है माउंट आबू को। माउंट आबू में आबू की हाइट बहुत ज्यादा है, इस कारण यहाँ राजस्थान में एवरेज 150 सेंटीमीटर वर्षा होती। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस जिले में है? तो पहले तो स्थान सोचना पड़ेगा माउंट आबू, फिर जिला क्या रहेगा उसका सिरोही। फिर मिनिमम रेनफॉल होती है राजस्थान में सबसे कम जैसलमेर में। जो बड़े जिले वो इसीलिए तो बड़े हैं कि वहाँ जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम इसलिए क्योंकि वहाँ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं, अनुकूल जलवायु दशाएं नहीं है, डेजर्ट ज्यादा फैला हुआ है। वो डेजर्ट ज्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ वर्षा कम है, जैसे जैसलमेर और बीकानेर। तो ये राजस्थान के बड़े जिले इसलिए हैं क्योंकि यहाँ वर्षा कम है। इस कारण पॉपुलेशन सेटलमेंट कम होता है, जनसंख्या कम पाई जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, जनघनत्व सबसे कम। जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17। जयपुर में 595। सबसे कम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर की एक जगह है सम, जो टूरिज्म के लिए फेमस है। तो सम जो कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान माना गया राजस्थान में।
अब इन सब में एक एवरेज रेनफॉल की बात की जाए, एक औसत वर्षा की बात की जाए, तो ये औसत वर्षा आप लिख सकते हो। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिस ओर से लिए गए उसको मैंने आपको जलवायु वर्गीकरण में लिखवाया था AW में या अति आर्द्र में। तो अति आर्द्र का स्केल था 80 से 120, 80 120 का एवरेज 100 सेंटीमीटर। तो इन जिलों की औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर। माउंट आबू राजस्थान में एक अपवाद है जिसकी वर्षा 150 सेंटीमीटर या इससे भी ज्यादा चली जाती है। तो राजस्थान में 100 को क्रॉस करने वाला या 150 या उसको भी क्रॉस करने वाली केवल सिर्फ एक लोकेशन है, जिला कोई भी नहीं है। ये सिर्फ माउंट आबू एक लोकेशन है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होने के कारण वो ह्यूमिडिटी को ज्यादा रोक पाता है, इस कारण वर्षा अधिक हो जाती है उस एरिया में। जैसलमेर ये एरिड क्लाइमेट में आता है। एरिड क्लाइमेट का स्केल होता है 0 से 20, 25 होता है डेजर्ट का। एरिड डेजर्ट की डेफिनेशन होती है 0 से 25, क्लाइमेट की होती है 0 से 20। 0 से 20 का एवरेज, तो इसमें वर्षा होती है एवरेज 10 सेंटीमीटर। सब में पूरे साल 1 सेंटीमीटर से भी कम होती। तो जिसको मौसम विभाग वालों ने कि हमारे पास भी कोई जीरो हो लिखने वाला, यानी जैसे लेह लद्दाख में लेह जगह है जिसको वर्षा विहीन इंडिया का कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। तो अपने राजस्थान वाला कोल्ड डेजर्ट में तो नहीं आएगा, हॉट डेजर्ट में, लेकिन अपने पास भी लगभग 0 सेंटीमीटर वाली एक लोकेशन है। सम को हमारे लगभग 0 सेंटीमीटर या राजस्थान में विदाउट रेनफॉल यानी वर्षा विहीन स्थान माना गया है। तो राजस्थान में वर्षा विहीन स्थान कौन है? सम। तो इसका मीनिंग है कि अगर आपके सामने ये ऑप्शन हो, 0 है ये किसका है? सम का। ये जैसलमेर और ये झालावाड़। तो राजस्थान में 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा झालावाड़ और बांसवाड़ा की ओर। सम जैसलमेर झालावाड़। और एक अपवाद आपको ये 150 दिखे तो ये माउंट आबू। लेकिन ये मेन स्थान है, मैक्सिमम और मिनिमम इनकी बात, पूरे राजस्थान की नहीं। पूरे राजस्थान पे जब बात आती है तो 57.5 सेंटीमीटर, यानी राजस्थान के सभी 50 जिलों का एवरेज, यानी पूरे राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये अलग से अपन नोट में लिखेंगे पूरे राजस्थान के लिए। ये बाकी मेन पॉइंट्स ये मैक्सिमम वाले इस साइड में दिए हुए, मिनिमम इस साइड में। तो मानसून का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मानसून, मैक्सिमम और मिनिमम। मानसून का प्रभाव हेडिंग था, मानसून का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मानसून। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इफेक्ट या तो किसी एरिया में ज्यादा होगा, मैक्सिमम, या फिर मिनिमम होगा। अधिक प्रभाव या सर्वाधिक प्रभाव, और एक साइड में न्यूनतम। मैक्सिमम इफेक्ट और मिनिमम इफेक्ट। मैक्सिमम में दो जगह देखने, एक डिस्ट्रिक्ट जिले के तौर पे और एक एज ए लोकेशन या प्लेस के तौर पे, स्थान के तौर पे। तो अधिक में जिले और स्थान तय किए हैं, तो न्यूनतम में भी यही करेंगे। तो न्यूनतम में हमें डिस्ट्रिक्ट का पता हो, जिला कौन सा है कम वर्षा वाला, और स्थान के तौर पे किसको लिया जाता है? सम। सम जैसलमेर में ही है, टूरिज्म साइट। और ये इसीलिए टूरिज्म साइट है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। तो कम होती है इस कारण रेत के टीले टीले हैं, वनस्पति नहीं देखने को मिलती है। इस कारण टूरिस्ट वहां दोरों को देखने के लिए जाते हैं। बाकी और जगह होती है वहां मिक्सअप रहता है, रेत के टीले भी होते हैं और वनस्पति भी होती है। तो टूरिज्म क्या होता है, कई बार उसको रेत ही रेत, धूल ही धूल देखनी होती है, वो यहाँ जाते हैं सब में। आजकल जैसलमेर की और एक टूरिज्म साइट और डेवलप हो रही है, खूड़ी विलेज है ना, तो उसके आसपास। तो ये वो नया टूरिज्म साइट है। सम का तो लोगों ने कचरा कर दिया आजकल। मीनिंग जहां हम पहुंच गए हैं, यानी जहां टूरिस्ट पहुंच गया है, वहां नेचर बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहा है। पैसा तो हर किसी का उद्देश्य होता है। अब साउथ में कई ऐसी टूरिज्म साइट होती हैं जहां बहुत सारी चीजें बैन होती हैं। अब पॉलीथीन, प्लास्टिक बोटल्स वो डाल नहीं सकते उस एरिया में। तो साउथ इंडिया की कई ऐसे बहुत सारे बीच ऐसे हैं समुद्र किनारे जहां प्लास्टिक लेके भी नहीं जा सकते। तो इसका मीनिंग उन्होंने बैन कर रखा है, उस चीज को कंट्रोल किया हुआ है। हमने राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं।
दौरों के अंदर जहां पी रहे हैं तो वहीं छोड़ आए। पानी की बोतल बिस्लरी। या छोटा किलकिला, किंगफिशर। सर माउंट के आर्द्रता का क्या स्रोत है? देखो भाई ये बाद में बताएं कि माउंट आपके आएगी टॉपिक आगे। शीत ऋतु लिखवाया हुआ है ना, तो पहले से मत पूछो सर मेरे बच्चे कितने होंगे रियर। कौन है? हाँ, भाई आप में से प्रीति ढेला, प्रीति ढेला पेरेंट्स आए हुए हैं प्रीति नाम से। अच्छा, एक एक दिन सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी टूट रही है। बराबर से कोई सब्जेक्ट चले तो पढ़ाई अच्छे से हो। भाई कई ऐसे सब्जेक्ट ना जो सिर्फ आपने सिर्फ रात रात ही पढ़े, लेकिन कंटिन्यूटी आपके बरकरार है। तो मीनिंग कॉलेज टाइम जब आप एग्जाम देते हो तो सब्जेक्ट्स को कई बार आप सिर्फ फर्स्ट नाइट ही पढ़ते हो, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस बढ़िया दे के आते हो। तो ये ये एक साइकोलॉजिकल होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि मरे रोतवावर मरेड़े की खबर ले है। तो जो को आदमी रोसी जिंदगी में वो बार बार मरेड़े की खबर ले सी, और जो आदमी की ठीक है जो पढ़ा दो हम पढ़ लेंगे। भाई हमारा काम पढ़ना है, आप जैसे पढ़ाओगे हम पढ़ेंगे, और आप जैसे टेस्ट लोगे हम वैसे देंगे। भाई बाई चांस आपको टेस्ट में ज्यादा टॉपिक दे दिए तो सिर्फ अकेले को थोड़ी ना दिए, पूरी क्लास को दिए, तो उनकी परफॉर्मेंस भी वही रहेगी जो आपकी रहेगी। तो इसका मीनिंग है उनके अंदर अपने को बिल्कुल भी नहीं रोना, भाई और भी तो पढ़ेंगे। और एक दिन ले दे के सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम आपके 2 दिन में ही 4 पेपर पूरे होने, 2 दिन के अंदर RS मेंस के 4 पेपर कंप्लीट होते हैं। तो इसका मीनिंग सुबह लिख के आओ पहले तो 25 पन्ने, और फिर शाम को और लिख के आओ 25-30 पन्ने। तो मीनिंग 50-60 पेज एक दिन में लिखने हैं। और सुबह वाले लिखने के बाद में यूं लगता है कि दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है, या फिर उस दिन यूं लगेगा कि दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, उफान आ रहे हैं, बस दूसरी कॉपी दे दो ज्ञान बिखेर देंगे। मीनिंग ये है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए। सब्जेक्ट यहाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टीचर्स की प्रेजेंस पे भी डिपेंड करते हैं। तो कुछ टीचर हैं जिनके गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने छुट्टी ली है या उन्होंने जैसा टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग क्लासेज को सेटल करना होता है। भाई हम तो 12 महीने यही हैं, तो हमारा ज्ञान तो आप कभी भी चाहो तब ले लो। तो इसलिए सुबह 7 से शाम को 7। आ जाओ। लास्ट में पूरे राजस्थान का एवरेज लिख दिया क्या? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लास्ट में नोट में इंडिकेट कर दीजिए। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। तो पूरे राजस्थान का एक एवरेज पूरे वर्ष का जो वर्षा होती है वो 57.5 सेंटीमीटर मानी जाती है। अब ये कई बार इकोनॉमिक रिव्यू आप पढ़ोगे, आर्थिक समीक्षा, उसमें एक लाइन आती है कि राजस्थान में 56 सेंटीमीटर वर्षा हुई
और पिछले वर्ष की तुलना में वर्षा ऋतु में, उसमें टाइम दिया हुआ रहता है जून से सितंबर, वर्षा ऋतु में 56 सेंटीमीटर वर्षा हुई और पिछले वर्ष की तुलना में 10% वर्षा अधिक हुई, 6% वर्षा अधिक हुई, इस तरीके के डेटा लिखे हुए आते हैं। फिर आपको लगता है 56 सेंटीमीटर हुई और राजस्थान के अंदर 10 सेंटीमीटर वर्षा अधिक हुई और हमें लिखवाया था टोटल 57 सेंटीमीटर होती है, तो ये ज़्यादा कैसे हुई? तो ये सिर्फ इस टाइम पीरियड की लिखी हुई रहती है, मानसून ऋतु की लिखी हुई रहती है, क्योंकि हमारे जो वर्षा होती है राजस्थान में वो 90% मानसून सीजन में ही होती है। मानसून ऋतु में हमारा जो औसत होता है वो लगभग 52-52.5 सेंटीमीटर होता है और बाकी जो 10% वर्षा होती है यानी लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास, वो हमारे सर्दियों में होती है। दोनों को मिला के हमारा जो राजस्थान का एवरेज होता है वो 57.5 सेंटीमीटर होता है। मीनिंग है कि ये पूरे साल का है और यही इंडिकेट किया जाता है। बाकी अगर एक सीजन का लोगे आप वर्षा ऋतु का, तो वर्षा ऋतु में 90% है, तो इसका 90% देखोगे तो इसका 90% लगभग 5.7 कम कर दो, क्योंकि 5.7 इसका 10% है, तो इसका मीनिंग लगभग 51-52 सेंटीमीटर जो है वो रेनी सीजन में वर्षा होती है, लगभग 52 सेंटीमीटर। और लगभग जो ऊपर 5-5.5 सेंटीमीटर बची हुई है वो विंटर सीजन की होती है। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा यानी एवरेज एनुअल रेनफॉल राजस्थान में कितनी मानी गई है? 57.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरे राजस्थान के लिए। राजस्थान के मेन एरिया की पूछें अधिक बारिश वाले की, तब होती है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास, जैसे बांसवाड़ा और झालावाड़। कम वाले पूछें तो जैसलमेर बीकानेर लगभग 10 सेंटीमीटर, यानी झालावाड़ बांसवाड़ा का एक जीरो हटा देना, जैसलमेर बीकानेर पहुंच जाओगे 10 सेंटीमीटर, और 10 का भी एक हटा देना, सम पहुंच जाओगे यानी 0 सेंटीमीटर। और राजस्थान में एक अपवाद माउंट आबू जो 150 सेंटीमीटर। तो डिजिट इजी तरीके से याद हो जाएंगे ऐसे, ये तो है सम, ये जैसलमेर, ये झालावाड़ बांसवाड़ा, और ये जो बच गया ये माउंट आबू। और पूरे राजस्थान को लेके बात करें पूरे साल के लिए 57.5। अभी हमने सिर्फ मानसून का इफेक्ट देखा, अब मानसून का प्रभाव दिशा के अनुसार, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। दिशा गाइड नहीं है, डायरेक्शन है इंग्लिश में। और तुम सोच रहे हो वो भी नहीं है कि सर दिशा के अकॉर्डिंग क्यों, रामेश्वर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं? तो इसमें लिखो मानसून का प्रभाव दिशा के अनुसार, मॉनसून इफेक्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाइज। अभी सिर्फ मॉनसून इफेक्ट अपन ने डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा था, अब देखेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है। मानसून का प्रभाव दिशा के अनुसार, इसका मीनिंग यहाँ क्वेश्चन किसके ऊपर होंगे? डायरेक्शन के ऊपर। इफेक्ट ऑफ मानसून अकॉर्डिंग डायरेक्शन वाइज। अभी ऊपर वाली जो हेडिंग ली थी और ये वाली जो हेडिंग है, ये सिर्फ अपने को आरएस प्रीलिम्स में ही पढ़ के जाने होते हैं, मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। ये फैक्चुअली क्वेश्चन है, फैक्ट होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अधिक वर्षा वाले जिले का नाम बताओ, कम वर्षा वाले जिले का नाम बताइए, या अधिक वर्षा कौन सी दिशा में होती है। तो अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा है, जलवायु पढ़ा है, तो अधिक वर्षा वाली दिशा और कम वर्षा वाली दिशा आपको ऑलरेडी पता है। यानी जिस साइड में आपने पढ़ा ना अति आदर, ये अधिक वर्षा वाला भाग है। कम वर्षा किस साइड में पड़ी है? नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट पड़ा आपने, तो वो कम वर्षा वाला भाग है। तो एक तो राजस्थान में बात होती है मानसून के ऊपर, जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये तो मानसून की दिशा है अपने, डायरेक्शन ऑफ मानसून। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्शन ऑफ मानसून क्या है, मानसून की दिशा क्या होती है, तो आंसर रहता है साउथ वेस्ट। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून की आगे बढ़ने की दिशा कौन सी है, तो आंसर होता है नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ता है। तो मानसून में राजस्थान में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी, आगे कौन सी दिशा में बढ़ता है? नॉर्थ ईस्ट में।
ये रहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ मानसून, मानसून आगे बढ़ने की दिशा। तो फॉरवर्ड या आगे बढ़ने की दिशा पूछी जाए तो आंसर ये रहेगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें आंसर रखना है आपको नॉर्थ ईस्ट। मानसून की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मानसून, तो आंसर रहेगा साउथ वेस्ट। अब बात मानसून पे नहीं करेंगे, बात करेंगे वर्षा पे। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर आने पे वर्षा की मात्रा, रेनफॉल कंटिन्यूस इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो सामान्य सी बात है, इसके अपोजिट जाओगे तो कम होगी। साउथ ईस्ट की ओर से डेजर्ट एरिया की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर जाओगे तो रेनफॉल या वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस डिक्रीज, कम होगी। अब आपको ये तो पता है कि ज्यादा बारिश हमारे राजस्थान के साउथ और ईस्ट वाले पार्ट में होती है। डबल डायरेक्शन में पूछा जाए तो साउथ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है और इसके अपोजिट नॉर्थ वेस्ट में कम होती है। अब साउथ ईस्ट में भी ऑप्शन दोनों अलग अलग हों कि साउथ में अधिक होती है, ईस्ट में अधिक होती है। तो आंसर है कि राजस्थान के सदर्न पार्ट में अधिक होती है, इस वाले भाग में जहाँ झालावाड़ और बांसवाड़ा ये कवर होते हैं। तो इसका मीनिंग है मैक्सिमम रेनफॉल। अधिकतम वर्षा, तो आंसर रहेगा साउथ। डबल डायरेक्शन में पूछे तो आंसर रहेगा साउथ ईस्ट। कम वर्षा, तो आंसर रहेगा नॉर्थ वेस्ट। एक डायरेक्शन ऑप्शन पूछे कि नॉर्थ या वेस्ट, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग जो जैसलमेर और सम वाला है, ये स्कैंटी रेनफॉल या मिनिमम रेनफॉल, यानी अल्प वर्षा या न्यूनतम वर्षा। आजकल इस डायग्राम के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जैसे पहले कुछ समय पहले आरएस प्रीलिम्स एग्जाम से पहले कोई एग्जाम हुआ था अधीनस्थ बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें जैसे अपन जो जिले रट के जाते हैं ना, कि बांसवाड़ा झालावाड़ में ज्यादा वर्षा होती है, बीकानेर जैसलमेर में कम वर्षा होती है। एग्जामिनर ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप दिया और उस ग्रुप में इस तरीके से लिखा कि जिसमें क्वेश्चन की जो डिमांड ये थी कि रेनफॉल डिक्रीजिंग डायरेक्शन बताइए। नीचे जिले लिखे हुए थे कि जिलों को पहचानना था कि कौन कौन से जिले में आगे की ओर जाने पर वर्षा कम हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो ज्यादा वर्षा वाले जिले अपन पढ़ के जाते हैं वो ऑप्शन में ही नहीं थे। उनके ऑप्शन में एक तो था चित्तौड़, चित्तौड़ जो कि मैदानी भाग यानी आर्द्र जलवायु को इंडिकेट करता है। एक ऑप्शन था अजमेर जो अरावली यानी उपाद्र जलवायु को इंडिकेट करता है। एक ऑप्शन था हनुमानगढ़ जो अर्ध शुष्क जलवायु को इंडिकेट करता है। तो इसका मीनिंग ये वो जिले थे जो साउथ टू नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, तो इसका मीनिंग डिक्रीजिंग डायरेक्शन ये थी। फिर उसी एग्जामिनर ने आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया है, फिर उसने एक जिला लिया इधर से धौलपुर, आर्द्र जलवायु। फिर एक अरावली का जिला लिया राजसमंद, उपाद्र जलवायु। फिर एक डेजर्ट का जिला लिया लूनी बेसिन से जालोर, अर्ध शुष्क जलवायु। और क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में डिक्रीजिंग रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट है, उनका सीक्वेंस बताइए। यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से जिले कौन से जिनमें वर्षा कंटिन्यूस कम हो रही है। तो धौलपुर आर्द्र से कम वर्षा है राजसमंद उपाद्र में, और उपाद्र या सब ह्यूमिड से कम वर्षा है सेमेरिड जालोर में। तो मीनिंग ये है कि आप ईस्ट से, मीनिंग ये होता है कि जो जिले आपको ऑप्शन में दिए हुए होते हैं उनको राजस्थान के मैप में लिख दो, और वो डिस्ट्रिक्ट अगर ईस्ट टू वेस्ट की ओर चल रहे हैं तो वर्षा उनमें कम होगी, डिक्रीजिंग डायरेक्शन है। वो जिले अगर साउथ टू नॉर्थ की ओर चल रहे हैं तो इसका मीनिंग उनमें वर्षा कम होगी। तो इसका मीनिंग है ये वर्षा कम होने की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, और वहां से अगर आप साउथ ईस्ट की ओर आ रही हो तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। तो अभी तक जितने इन्होंने अप्लाइड क्वेश्चन किए हैं ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन वाले पूछे हैं। अब धीरे धीरे वो एग्जामिनर आरोही क्रम पे आएगा, अब धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम पे, क्योंकि अब वो जो क्वेश्चन आए उनको रटना स्टार्ट कर दिया कईयों ने, जबकि उन क्वेश्चन को अपनों को देखना ही नहीं होता। जरूरी थोड़ी ना वो फिक्स आंसर थोड़ी ना है कि हर साल जो धौलपुर राजसमंद जालोर ही मिलेगा आपको। अगले साल हो सकता है धौलपुर की जगह सवाई माधोपुर दे दें, फिर एक अजमेर दे दें, और एक इधर जोधपुर दे दिया जाए। तो इसका मीनिंग है सीक्वेंस में चल रहे हैं इधर डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, जोधपुर अजमेर और सवाई माधोपुर। इसका मीनिंग ये वर्षा की बढ़ती हुई मात्रा है। तो आपको तो ये तय करना है कि कौन सा जिला यूज किया गया है, अति आदर वाला या उपाद्र वाला, और ये आप डिसाइड करोगे मैप में लिखने के बाद। आपकी डायरेक्शन जिलों की क्या आ रही है, साउथ टू नॉर्थ आ रही है तो इसका मीनिंग वर्षा घट रही है, ईस्ट टू वेस्ट आ रही है तो भी घट रही है, और इन दोनों डायरेक्शन से इनमें चलोगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी में एक लाइन है
हालांकि मेरे हिसाब से उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है उनसे। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, तो एक बार में लिख देते दक्षिण पूर्व। एक बार तो दक्षिण बोला है, फिर वापस बोला है दक्षिण पूर्व, साउथ एंड साउथ ईस्ट, तो मीनिंग तो वही है ना, साउथ ईस्ट ही मीनिंग है। तो इसका मीनिंग वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण साउथ दो बार लिखा गया, साउथ एंड साउथ ईस्ट, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व ही बोल दो, दक्षिण आ गया, शामिल हो गया। से राजस्थान के उत्तर में जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। तो इसका मीनिंग कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि साउथ दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व ये कौन सा हो गया। फिर इसका मीनिंग वही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ की ओर जाने पर वर्षा कम होती है, सही बात है। साउथ ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर वर्षा कम होती है, ये भी सही बात। तो जरूरी नहीं है कि दो डायरेक्शन को यूज किया जाए, हो सकता है एक डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये हाई रेनफॉल डायरेक्शन होती है, उच्च वर्षा वाली दिशा होती है, और ये दोनों कम वर्षा वाली दिशा होती है। इनमें भी एक डिसाइड करनी हो तो मैक्सिमम वर्षा इसमें है, साउथ में, और इन दोनों में कम वर्षा किसमें, तो इसमें डिसाइड करेंगे तो इसमें सबसे कम। तो ये डायग्राम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन वाले, इसमें डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आते हैं इसमें। दोनों चीजों में फर्क है, मानसून में और वर्षा की मात्रा में। भाई मानसून तो एक विंड फ्लो के अकॉर्डिंग चल रहा होता है कि राजस्थानी मानसून कौन सा आता है, तो आंसर रहता है साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी। मानसून किस ओर बढ़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर, वर्षा नहीं पूछा है। और वर्षा की मात्रा किस ओर बढ़ती है, तो आंसर रहेगा फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। और वर्षा की मात्रा किस ओर घटती है, तो फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि मानसून की दिशा पूछ रहा है एग्जामिनर या वर्षा की मात्रा पूछ रहा है। तो मानसून के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनमें तो इन पे आंसर होंगे, इस पे। और वर्षा पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये डायरेक्शन होंगे फिर। तो जिस साइड में प्लस है मीनिंग समझ में आ रहा है ना, वर्षा की मात्रा इस साइड में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, प्लस का मीनिंग है इंक्रीज, रेनफॉल इंक्रीज डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर। और उस साइड में रेनफॉल डिक्रीज, माइनस का मीनिंग है वर्षा कम। तो इसमें थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है, डायरेक्शन को देख के ही क्वेश्चन इंप्लीमेंट होते हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको निकालते रहो ताकि कॉन्फिडेंस आता रहे आपको इसमें कौन से क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए ये क्वेश्चन हैं डायरेक्शन पे खूब सारे आए हुए हैं। इस बार आरएस प्रीलिम्स में भी आया था ये, धौलपुर राजसमंद और जालौर वाला। तो उसमें ज्यादा बेटर ये होगा, मैप में आप जिलों के नाम लिख के फिर डायरेक्शन तय किया करो, फिर गलत नहीं होगा। हाँ जी, कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। जल्दी बनाइए।
राजस्थान में मानसूनी वर्षा या जनरल क्वेश्चन आ जाए वर्षा। मानसूनी वर्षा का वितरण, ये एक अप्लाइड किया हुआ क्वेश्चन होता है और मेंस लाइक ही क्वेश्चन होता है ये 50 वर्ड्स कि राजस्थान में मानसूनी वितरण को, मानसूनी वर्षा के वितरण को बताइए। डिस्क्राइब द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान। राजस्थान में मानसूनी वर्षा का वितरण कैसा है इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें हेडिंग में लीजिए राजस्थान में मानसूनी वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान में मानसूनी वर्षा का वितरण। तो इसमें पहली लाइन तो वो यूज करनी है जो लगभग आपको ध्यान है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा क्या पूरे राजस्थान में इक्वल या एक समान वर्षा होती है क्या? तो पहली लाइन अपने को यूज करनी होती है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असमान वर्षा वितरण पाया जाता है, जिसे सामान्यतः अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका मीनिंग कोई ऑफिशियली बांटा जाता है तब तो अपन कहते हैं कि क्लासिफाइड, डायरेक्ट लिखते हैं क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। और अगर जनरली अपन अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं कि सामान्यतः यानी जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपन इसको पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान में जो वर्षा का वितरण है वो 3 तरीके से, एक तो हाई रेनफॉल जोन या हाई रेनफॉल बेल्ट, उच्च वर्षा पेटी। तो उच्च वर्षा पेटी में तो आता है अपने वागड़ और हाड़ौती, माही बेसिन और हाड़ौती अति आर्द्र वाले पार्ट। फिर एक आता है अपने मध्यम वर्षा पेटी या औसत वर्षा, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, एक एवरेज रेनफॉल है। इसमें हम लेते हैं अरावली और पूर्वी मैदान यानी उपाद्र और आर्द्र जलवायु को, जिसमें अरावली का एक एवरेज होता है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अरावली होती है 40 से 60 पे, तो एवरेज कितना होगा 50 से लेके हाड़ौती को टच करता हुआ 80 सेंटीमीटर। और एक पार्ट होता है अपना लेस देन 50 सेंटीमीटर डेजर्ट एरिया, जिसमें 2 पार्ट होते हैं एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट। तो उसमें रेनफॉल इसके लेते हैं हम 0 से 50 सेंटीमीटर। ये होगा स्कैंटी रेनफॉल, अल्प वर्षा। तो एक तो स्कैंटी रेनफॉल पेटी, एक हाई रेनफॉल बेल्ट यानी उच्च वर्षा पेटी, न्यून वर्षा पेटी, और एक मध्यम वर्षा पेटी या औसत वर्षा पेटी। तो राजस्थान में वर्षा के वितरण के 3 क्षेत्र हैं। तो 3 क्षेत्र में न्यून वर्षा पेटी, जो रेनफॉल के बेल्ट होते हैं उसको पेटियों के नाम से, बेल्ट के नाम से बोला जाता है। स्कैंटी रेनफॉल बेल्ट, न्यून वर्षा पेटी, दूसरा है मध्यम वर्षा पेटी या औसत वर्षा पेटी, ना तो बहुत कम ना बहुत अधिक। मीडियम रेनफॉल बेल्ट, एक होता है अपने उच्च वर्षा पेटी, आगे वालों को पता भी नहीं है बात क्या हुई है, बस फालतू पेप स्टूडेंट का एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हैं। उच्च वर्षा पेटी, अब इनमें मेनली अपने को 2 चीजें इंडिकेट करनी होती हैं। एक तो अपने को रेनफॉल बतानी होती है या एवरेज रेनफॉल बतानी होती है कि इनके अंदर औसत वर्षा कितनी मानी जाए। तो स्कैंटी रेनफॉल डेजर्ट में तो हम मानते हैं 0 से 50 सेंटीमीटर, जिसमें एरिड और सेमेरिड दोनों कवर हो जाए। मीडियम में हम मानते हैं अरावली से लेके हाड़ौती को टच करता हुआ पार्ट, तो अरावली से और हाड़ौती को टच करता हुआ यानी 80 सेंटीमीटर।
और हाड़ौती और वागड़ में मानी जाती है 80 से 120। इनको एवरेज के तौर पे लिख सकते हो। 80 से 120 का एवरेज 100 सेंटीमीटर। हालांकि स्केल में लिख दो ताकि ठीक लगे कि डेटा परफेक्ट याद कर रखे। अब इसमें एरिया कौन सा होता है, एरिया लिख दो चाहे वितरण लिख दो। यानी इस प्रकार की जो वर्षा है इसका एक्सटेंशन या विस्तार किस एरिया में, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, या वेस्टर्न डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल। तो पश्चिमी मरुस्थल ये दो पार्ट है अपने, एरिड और सेम एरिड, या उन दोनों के नाम लिख सकते हो, एरिड डेजर्ट एंड सेम एरिड डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें लिख सकते हो अरावली एंड ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, अरावली क्षेत्र एवं पूर्वी मैदान। और इसमें लिखा जा सकता है माही बेसिन एंड हाड़ौती रीजन। माही बेसिन यानी मैदानी भाग में एक माही बेसिन अति आदर में काउंट होता है, बाकी जनरली मैदान है माही को छोड़कर, बाकी जो मैदान है वो आदर में काउंट होता है, जबकि ये वेरी ह्यूमिड में होता है माही बेसिन एंड हाड़ौती रीजन। ऐसे हाड़ौती में भी एक अपवाद है बूंदी, बूंदी को लगभग हमने आदर में लिया है। कोपेन में भी बात कर रहे थे तब AW से निकाल के CWG में डाला था। तो मीनिंग है कि हाड़ौती में ज्यादा बारिश होती है, कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी है वो मैदान के टच में आता है, ऊपर वाले जिलों में आता है। तो इसका मीनिंग है कि जनरली इधर वागड़ और हाड़ौती, उसमें वो दोनों एरिया शामिल होते हैं। तो ये लिस्ट बनाने से पहले अपने को स्टार्टिंग में बेसिक लाइन लिखनी होती है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान है, जिसको सामान्य अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट में लाइन लिखिएगा, हेडिंग लिख लिया था, तो हेडिंग में के जस्ट बाद में लिखे राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान पाया जाता है। अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान पाया जाता है। तो अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान होता है या असमान पाया जाता है। सामान्य आधार पर या सामान्य अध्ययन के अनुसार वर्षा वितरण को 3 भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू जनरल स्टडी, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 डिविजन्स। सामान्य अध्ययन के आधार पर या सामान्य अध्ययन के अनुसार वर्षा वितरण को 3 भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू जनरल स्टडी, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं वर्षा वाले, तो एक तो उच्च वर्षा, एक न्यून वर्षा और एक औसत या मध्यम वर्षा। ये इसमें लिखेगा 3 भाग कौन से हैं। इससे पता लग रहा है जीवन में खुशियां कम बची हैं। तो हमारे पास इतना वक्त है, हम एक खांसी पे भी 1-2 मिनट निकाल सकते हैं। सीजन ही है चल रहा है आजकल, कुकुर खांसी मेरी कोई 15-20 दिन से अब गई है। कुकुर खांसी यानी कुत्ता खांसी, जो पीछा नहीं छोड़ती। करण मेरे वाली तो नहीं लग गई है। तो भाई दुआओं में तुम्हें मांगा था, खांसी मिल गई है।
क्या चीज? जा जा। कौन से बाबू भैया, वो मूवी वाले? फिर हेरा फेरी, हाँ। बाटली वाले? नहीं, मेरे खांसी बहुत सारे लोगों ने राय दी, मैंने बहुत सारी राय मानी भी, कुछ एक को छोड़कर। तो एक तो पर्ची लिख कर आई किसी की, सर ठीकरी में डोला मारू, डोला मारू देसी आती है अपने लेकर, कि भाई डोला मारू तो ठीकरी में गर्म करके लोग खांसी चली जाएगी। तो मेरा जवाब था भाई लोगों के घर चले गए तो मेरी तो खांसी तो चली जाएगी। फिर किसी ने कहा कि अमरूद को इतना सेको कि अमरूद काला दिखाई दे, और काला दिखे और उसके बाद उसको खा जाओ। मीनिंग है अमरूद को सेक कर खाओ, खांसी चली जाएगी। वो भी किया। फिर कहा कि डॉक्टर से दवाई ले आओ टाइम से, वो भी लेकर आया। फिर किसी ने कहा सर डॉक्टर से दवाई मैंने ले ली, एक आयुर्वेदिक गुटिका है, झंडू गुटिका, ये लो। झंडू गुटिका भी रख रखी है, 70 गोलियां आई थी जिसमें 50 से ज्यादा खा चुका हूं। अब मेरी खांसी ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं ठीक किससे हुआ हूं। मैंने कहा मैं अब राय नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि अब मैं एमबीबीएस डॉक्टर से भी आगे निकल चुका हूं, अंग्रेजी दवाइयों का भी मुझे पता है। इसीलिए तो कहते हैं भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर निवास करते हैं। भाई आप किसी व्यक्ति को बोल के देखो एक बार सर में दर्द हो रहा है, फिर देखो उसके उपाय। हाँ जी, हो गया यहाँ तक। इसमें एरिया या वितरण और लिखना है इसमें। ये तो इसमें एवरेज रेनफॉल औसत वर्षा लिख दिया आपने स्केल। इसमें स्कैंटी रेनफॉल यानी अल्प वर्षा या न्यून वर्षा में एरिया कौन सा लिखा है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल। एरिड एंड सेमी डेजर्ट। इन राजस्थान में अरावली के पश्चिम का हिस्सा है, 50 सेंटीमीटर से कम। फिर 50 से 80 मिलेंगे हम अरावली एवं पूर्वी मैदान को। अरावली एंड ईस्टर्न प्लेन। अरावली एवं पूर्वी मैदान। अब पूर्वी मैदान का एक अपवाद है, माही बेसिन, जो इसमें काउंट होगा। तो उसमें लिख दो, चाहे माही बेसिन लिख दो चाहे वागड़ प्लेन लिख दो, मीनिंग एक ही है। वागड़ प्लेन या वागड़ बेसिन एंड हाड़ौती रीजन, हाड़ौती क्षेत्र। वागड़ की जगह माही भी लिख सकते हो, दोनों ज्योग्राफिकल शब्द हैं, वागड़ भी और माही भी। तो लास्ट वाले में वागड़ बेसिन एंड हाड़ौती रीजन। यहाँ पे रहेगा अरावली एंड ईस्टर्न प्लेन, अरावली एवं पूर्वी मैदान। इसमें रहेगा एरिड एंड सेमी डेजर्ट। तो लगभग एक टेबुलिक फॉर्मेट में ये आंसर लिख के आना है आपको। डायग्राम जिसके अंदर आपको इसमें 3 पोर्शन रखने हैं। जैसे ये वाला पार्ट है अरावली, इसके वेस्ट वाला पार्ट है स्कैंटी रेनफॉल, न्यून या अल्प वर्षा। अब ये तारीफ कर रहा था मैं। ये वोटिंग क्यों करें, और जोर से खांसू?
तो इसमें जो डैश डैश या जो माइनस वाले साइन है वो तो है इसमें, मीडियम वाले हैं उसको हमने इंडिकेट कर रखा है प्लस में, हाई रेनफॉल वाले जो हैं उनको हमने लाइनों और उनको फिर क्रॉस किया इस तरीके से। तो ये इंडेक्स इनके साथ ही इंडिकेट कर देना और उसके बाद में डायग्राम ये बना देना। यहाँ अलग से इंडेक्स इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अरावली वाला जो साइन आपने यूज किया है उसके ऊपर भी आप मध्यम वाले में लेना अरावली को। हाँ बनाना है, देख के याद रह जाए तो एक बार घूर लो अच्छे से, याद रह जाए तो। हाँ जी कंप्लीट हो गया। हाँ जी अपने एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मानसून ड्यूरेशन में होती हैं। भाई अपने साथ तो कई घटनाएं होती हैं मानसून दौरान, चलते चलते सड़क में गड्ढा आता है, गिर जाते हैं कई बार। लेकिन एटमॉस्फेयर में मानसून के दौरान के ड्यूरेशन के कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? तो मेन इवेंट्स इन मानसून सीजन, यानी जो मानसून ऋतु है या मानसून के दौरान मुख्य घटनाएं कौन सी हैं? तो उसमें एक घटना तो मानी जाती है मानसून के शुरुआत में होने वाली तेज वर्षा, जिसको नाम दिया जाता है ब्रस्ट ऑफ मानसून। मानसून प्रस्फोट कहा जाता है इसको।
मानसून प्रस्फोट का मीनिंग ये होता है कि मानसून ड्यूरेशन में यानी मानसून के दौरान स्टार्टिंग में 2 से 3 वीक तक जो तेज बारिश होती है, मीनिंग है जून के लास्ट में मानसून आता है तो जुलाई या अगस्त, ये राजस्थान में अधिक वर्षा वाला महीना माने जाते हैं दोनों। तो इन महीनों में जो अच्छी बारिश हो रही होती है स्टार्टिंग में, उसको कहा जाता है ब्रस्ट ऑफ मानसून, यानी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ मानसून इज नोन एज ब्रस्ट ऑफ मानसून। मानसून की शुरुआत में होने वाली तेज बारिशों को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है, जिसका समय जुलाई या अगस्त होता है। मानसून की शुरुआत में जो तेज बारिश हो, उसके बाद टेम्परेचर, अच्छी बारिश हो रही है इसका मीनिंग टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अगर 15-20 दिन अच्छी बारिश होगी, एक दिन की बारिश तो ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती है, गर्मी को बढ़ा देती है, लेकिन 15-20 दिन अच्छी बारिश है, इसका मीनिंग टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने का मीनिंग एयर प्रेशर बढ़ेगा। तो 15-20 दिन की अच्छी बारिश के बाद टेम्परेचर कम होना और वायुदाब का बढ़ने का मीनिंग है कि हमारी और विंड्स फ्लो है वो एक बार के लिए रुकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा हो गया है और कभी भी विंड फ्लो हाई एयर प्रेशर की ओर नहीं जाता। तो मानसून की 15-20 दिन की बारिश के बाद लगभग 2-3 वीक तक हमारी बारिश नहीं होती फिर, जिसको कहा जाता है गैप ऑफ मानसून, मानसून प्रतिच्छेदन। वो प्रस्फोट के बाद ही पॉसिबल है। तो अच्छी बारिश के बाद वर्षा का नहीं होना, वो घटना होती है गैप ऑफ मानसून, यानी मानसून में गैप या अंतराल आना। तो ये इंग्लिश में थोड़ा सा इजी रहता है शब्द, हिंदी में शब्द कई बार समझ में ही नहीं आता कि प्रतिच्छेदन की किसमें छेद। तो ये मानसून ड्यूरेशन में बारिश का नहीं आना, जो गैप है, वो प्रतिच्छेदन है, यानी मानसून का अंतराल या मानसून प्रतिच्छेदन। इसके बाद में इसका मीनिंग इस गैप के बाद वापस एक बार धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होंगे, फिर एयर प्रेशर वापस कम होना स्टार्ट होंगे, फिर 20-25 दिन बाद थोड़ी बहुत बारिश होगी, फिर मानसून लौटना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मीनिंग मानसून का अधिक वर्षा लेकर आना, फिर एक गैप आना, फिर धीरे धीरे मानसून का लौटना, रिट्रेटिंग ऑफ मानसून, यानी इस घटना के बाद धीरे धीरे फिर मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है। रिट्रेटिंग ऑफ मानसून, मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन, या इजी लैंग्वेज में बोले तो मानसून का लौटना। निवर्तन या प्रत्यावर्तन, मानसून लौटना स्टार्ट करते हैं मानसून के अंतिम डेट के बाद। इसका मीनिंग मानसून प्रेजेंट होता है अपने राजस्थान में 25 जून से लेके 30 सितंबर तक। एक डेट के तौर पे पूछा जाए किस दिन लौटता है, तो आंसर रहेगा 30 सितंबर। और महीनों के रूप में पूछा जाए तो अपने यहाँ राजस्थान के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है अक्टूबर नवंबर, ये रेडिएटिंग का टाइम पीरियड एज ए मंथ पूछा जाए तो आंसर ये होता है। तो ये जो मानसून आया था वो एक डेट के तौर पे तो 25 जून है, लेकिन वो एक दिन ही पर्याप्त नहीं था मानसून आने के पीछे। उसके पीछे मुख्यतः 3-4 महीने की जो टेम्परेचर बढ़ने वाली घटना थी और धीरे धीरे विंड का समुद्र की ओर से शिफ्ट होना, मीनिंग ये था कि अपने यहाँ 0 डिग्री के ऊपर सूर्य धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है मार्च, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर आ जाता है अपने 21 जून। तो जैसे जैसे मार्च से जून में अपने टेम्परेचर बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे अपने टेम्परेचर बढ़ने का मीनिंग एयर प्रेशर वैल्यू हमारे यहाँ क्या हो रही है, कम, मार्च के बाद। तो अपने यहाँ विंड फ्लो धीरे धीरे समुद्र की ओर से बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जून तक वो ह्यूमिडिटी कम होती है और जून में मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाते हैं, तो वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि उस समय हमारे एयर प्रेशर काफी लो हो चुका है, जबकि समुद्र का वायुदाब ज्यादा था। तो ये ह्यूमिडिटी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है मार्च से लेकर जून तक। तो इसका मीनिंग जो 25 जून को मानसून आया है वो केवल उस एक 25 जून के कारण नहीं आया है, मार्च अप्रैल मई जून इन 4 महीनों की गर्मी के कारण आया है। हाई टेम्परेचर और लोअर प्रेशर के कारण वो ह्यूमिडिटी शिफ्ट हो रही थी धीरे धीरे, तो वो 4 महीनों तक आई है, वो क्या एक दिन में चली जाएगी? भाई कोई इंद्र के पास बैग थोड़ी ना है कि ह्यूमिडिटी उसमें पैक हो गई कि बस चलेंगे 30 सितंबर को निकलेंगे यहाँ से। वो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी है जिसको कम होने में टाइम लगेगा, और ये टाइम 30 सितंबर के बाद कम से कम 2 महीने लगते हैं।
2 महीनों का मीनिंग सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर। तो एक डेट के रूप में अगर पूछा जाए कि मानसून किस दिन लौटेगा, ऑप्शन डेट में दिए हुए हैं, तब तो आंसर ये रहेगा। और मानसून निवर्तन का समय कौन से महीने होते हैं? अक्टूबर और नवंबर। यानी इन महीनों में आर्द्रता धीरे धीरे अपने कम होगी। और इस समय मानसून जब लौटता है तो उस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर से और तमिलनाडु के इधर ह्यूमिडिटी वापस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ जो विंड्स जा रही होती हैं उसके बीच में एक वाटर बॉडी आ जाती है, जबकि अपने यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं उनके बीच में कोई जलीय क्षेत्र नहीं है, अपने यहाँ लैंड पार्ट से सीधे समुद्र की ओर, तो ये होती हैं एरिड विंड्स। जबकि इस साइड में जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो विंड्स जाती हैं वो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी लेकर तमिलनाडु पे वर्षा करवा देती हैं। तो भारत में लौटता हुआ मानसून एक राज्य में आते हैं, मुख्यतः तमिलनाडु। कुछ हिस्सा उसमें आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट और कुछ भाग कर्नाटक का साउथ ईस्ट पार्ट जो तमिलनाडु की तरफ है। जैसे इस बार आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन था ये कि भारत में लौटता हुआ मानसून कौन से स्थानों को प्रभावित करता है? सदर्न आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ ईस्ट कर्नाटक, यानी कर्नाटक इधर है पश्चिमी तट पर, उसको डिवाइड करेंगे तो कर्नाटक का साउथ ईस्ट जो पार्ट है वो टच में है तमिलनाडु के। तो इसका मीनिंग भारत में मेनली रेडिएटिंग मानसून का इफेक्ट तमिलनाडु पे ज्यादा होता है, जिसके तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तो आते हुए मानसून से वहां का तट कोरा रह जाता है, सूखा रह जाता है, लेकिन लौटता हुआ मानसून उसको अच्छे से बारिश करवाता है। जैसे कई बार अपने गांव में सूखी रोटियां होती है जिनको कहते हैं कोरी रोटी, यही नहीं लगाते ना, लेकिन बाद में माँ वापस ध्यान देती है तो ढंग से उसको चौपड़ती है फिर। तो मानसून जब लौटता है तो ढंग से तमिलनाडु तट पे अच्छी बारिश करवाता है। तो मानसून निवर्तन का मीनिंग होता है मानसून का लौटना। ये स्टार्ट होता है अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर के अंदर। और जब एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी कम होती है, यानी अक्टूबर तक अपने आर्द्रता ठीक होते हैं, सितंबर तक, सितंबर के बाद अक्टूबर में आर्द्रता धीरे धीरे हमारे कम होंगे। मानसून लौटने का मीनिंग यही होता है। मानसून आने का मीनिंग होता है ह्यूमिडिटी का बढ़ना, जाने का मीनिंग होता है आर्द्रता का कम होना। तो जब एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी यानी नमी कम होगी तो इसका मीनिंग हमारे बादल जो होंगे, क्लाउड्स जो होंगे वो हटेंगे, और बादल हटेंगे तो जो सोलर लाइट है, सन रेडिएशन है, वो अपने तेज आना स्टार्ट होंगे, सोलर रेडिएशन। और जमीन में अभी नमी बाकी है, क्योंकि 3-4 महीने बारिश हो रही थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो लैंड ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जबकि एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी अक्टूबर में क्या हो जाती है, कम। तो जमीन में जो नमी है वो क्या करती है, कुछ दिन टेम्परेचर ज्यादा होल्ड करती है, जब तक वो नमी नीचे नहीं बैठ जाती, प्लूटोनिक पार्ट में नहीं बैठ जाती। और ये समय होता है लगभग 1 से 2 वीक तक। अक्टूबर में अपने जो नवरात्रा या श्राद्ध वाला जो टाइम पीरियड आता है उसके आसपास की घटना होती है, अचानक टेम्परेचर बढ़ते हैं उस समय, उसको कहते हैं कार्तिक हीट, अक्टूबर हीट। तो यहाँ आगे वाली जो 2 घटनाएं हैं ये मुख्यतः वैसे अपने किस में जाएंगी, शरद ऋतु में। लेकिन मानसून में एक सीक्वेंस पूछा जाता है तो इन चारों को पढ़ा एक साथ ही जाएगा। तो इसका मीनिंग शरद ऋतु में सिर्फ ये हेडिंग डलवाएंगे आपको, बाकी इन सारी घटनाओं का मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे अपन। पहले परस्फोट, फिर गैप आता है उसको प्रतिच्छेदन, फिर लौटेगा उसको निवर्तन, और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा उसको कार्तिक हीट। कार्तिक हीट का दूसरा नाम क्या है, अक्टूबर हीट। चारों इवेंट्स या घटनाओं के नाम लिख दीजिए। कार्तिक या अक्टूबर हीट, चारों के नाम लिखेगा। उसके बाद में इसका हेडिंग में लिखना है इसको मानसून प्रस्फुट। इनका एग्जाम में एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि मानसून ड्यूरेशन की घटनाओं का सीक्वेंस क्या होता है। तो पहला होता है मानसून का ब्रस्ट होना यानी प्रस्फोट होना, तेज बारिश आना, हेवी रेनफॉल। उसके बाद में 2 से 3 वीक तक वर्षा का नहीं होना, देयर आफ्टर मानसून ब्रस्टिंग देयर इज नो रेनफॉल फॉर 2 and 3 weeks इज नोन एज गैप ऑफ मानसून। मानसून के बाद 2 से 3 सप्ताह तक बारिश का नहीं होना, जो कई बार अपने को लगता है कि चला गया वापस, तो वो गैप आता है एक लगभग 15 से 20 दिन का, उसको हम कहते हैं गैप ऑफ मानसून। फिर धीरे धीरे कुछ बारिश होती है, फिर मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है सितंबर के बाद। तो गैप कब आता है, जुलाई में अच्छी बारिश हो गई तो अगस्त में आ जाएगा,
और दोनों महीनों में अच्छी बारिश हो रही है तो सितंबर में आ जाएगा। तो गैप या तो अगस्त में या फिर सितंबर में। और रिट्रेटिंग की घटना होगी सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर। और जैसे ही लौटना स्टार्ट करेगा उसके साथ ही दूसरी घटना, यानी ये स्टार्ट होगी पहले, उसके साथ ही दूसरी घटना कौन से स्टार्ट होगी? कार्तिक हिट। तो कार्तिक हिट लौटने का इंतजार नहीं करेगी, पूरा मानसून जाए तो ये घटना हो। जैसे जैसे लौटना स्टार्ट होगा उसके साथ ये घटना स्टार्ट हो जाएगी, गर्मियां बढ़ना स्टार्ट होंगी। तो एक बार के लिए अक्टूबर में आपको यूं लगेगा लगभग 1 से 2 वीक तक कि जैसे अप्रैल और मई वापस आ गया हो, यानी अचानक टेम्परेचर बढ़ेंगे, जिसका मुख्य कारण रहेगा लेस ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑफ लैंड पार्ट, यानी वायुमंडल की आर्द्रता का कम होना और जमीन की आर्द्रता का अधिक होना, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो अपन इन घटनाओं को लिखेंगे तब डेफिनेशन में लिखवाएंगे। तो कल अपनी इसमें फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? मानसून प्रस्फोट।